किसी भी वस्तु या किसी चीज के मिलने से इंसान को संतुष्टि नहीं मिलती। संतुष्टि हमारी सोच में होना चाहिए। जिंदगी जैसे भी हो, जो हमें मिला हो उसमें हमें ज्यादा से ज्यादा खुश रहकर जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल पराक्रम, जिंदगी दोबारा नहीं मिलती, इसे खुश दिल के साथ जीना चाहिए। अगर आपकी सोच में संतोष है और खुशी है तो आप अपने जीवन में निश्चित ही सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। हेलो इंडिया, मैं हूं आपके साथ पराक्रम सिंह शेखावत। पराक्रम, सबसे पहले जानते हैं कि आज हेलो इंडिया में हम क्या कुछ खास लेकर आए हैं। हेलो इंडिया में नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर, बताएंगे आपको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार, साथ ही हमारी नजर होगी राज्यवार सुर्खियों पर भी। आपको आज होने वाली गतिविधियों से भी रूबरू कराएंगे। साथ ही आपको बताएंगे आज के खास दिन के बारे में। आज है पासपोर्ट सेवा दिवस। और इसके अलावा पलटेंगे इतिहास के पन्नों को, जानेंगे आज के दिन से जुड़ा इतिहास। तो बने रहिए अगले आधे घंटे मेरे और शालिनी के साथ हेलो इंडिया में। और शालिनी, सबसे पहले शुरुआत राष्ट्रीय आज की खबरों के साथ। बिल्कुल। महाराष्ट्र में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम में एकनाथ शिंदे गुट के 37 बागी विधायकों ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पत्र लिखकर असली शिवसेना होने के साथ 2/3 बहुमत का दावा किया है। इससे पहले सुबह तक बातचीत और वापसी की अपील कर रही शिवसेना ने शाम को 12 और रात में शिंदे गुट के पत्र के बाद सभी 37 बागियों को अयोग्य ठहराने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरि झरवाल को पत्र लिख दिया। उधर बागी विधायकों ने बृहस्पतिवार को एकनाथ शिंदे को नेता घोषित कर 46 विधायकों के समर्थन का दावा किया। इनमें 9 निर्दलीय हैं। वहीं सीएम उद्धव ठाकरे के पक्ष में महज 13 विधायक ही रह गए हैं। एक दिन पहले बागियों को 24 घंटे में वापसी का अल्टीमेटम देने वाले शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत की सुर बदल गए। उन्होंने कहा कि यदि विधायक चाहते हैं तो पार्टी महाविकास अघाड़ी सरकार से बाहर आ सकती है, पर विधायकों को मुंबई आकर अपनी बात रखनी होगी। जवाब में शिंदे गुट ने साफ कर दिया, ठाकरे इस्तीफा देकर सरकार से बाहर आए तभी किसी तरह की कोई बातचीत हो सकती है। अगर वो चाहते हैं कि महाविकास अघाड़ी से हमको बाहर जाना है तो ये बहाना है। ये बात अब हमारे सामने आकर भी कह सकते हो है कि हम उनकी बात तो सुन लेंगे। अगर पार्टी में एक मत बनता है उस बारे में जरूर हम निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज नामांकन दाखिल करेंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री समेत कई केंद्रीय मंत्री और एनडीए नेता मौजूद होंगे। गुरुवार को द्रौपदी मुर्मू ने उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी मिलने पर मिल रहे समर्थन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि उनके राष्ट्रपति पद के नामांकन को भारत के हर वर्ग का समर्थन मिल रहा है। उनकी सतह से जुड़ी समस्याओं को लेकर समझ और भारत के विकास को लेकर दृष्टि अद्भुत है। आज से राष्ट्रमंडल शिखर सम्मेलन की शुरुआत हो रही है। इसके एजेंडे पर गुरुवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रवांडा के अपने समकक्ष विंसेंट बेरुटा के साथ चर्चा की। साथ ही क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जयपुर में अर्जुन कला संग्रहालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में चित्रकारों को अर्जुन कला अवार्ड से सम्मानित किया। उन्होंने अर्जुन प्रजापति के कामों की सराहना भी की। अंतरिक्ष के क्षेत्र में गुरुवार को भारत को एक और कामयाबी हासिल हुई। संचार उपग्रह जीसैट 24 का दक्षिण अफ्रीका में फ्रेंच गुयाना के कोरू से सफल प्रक्षेपण कर दिया गया। इसरो ने इसका निर्माण अपनी वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के लिए किया था। डायरेक्ट टू होम सेवा प्रदाता कंपनी टाटा प्ले इस उपग्रह की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करेगी। NSIL ने टाटा प्ले को ये क्षमता लीज पर दी है। ये भारत का पहला मांग आधारित संचार उपग्रह है। और अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न राज्यों से आ रही खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई और करीब 7 लोग घायल हुए हैं।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ने इस घटना पर दुख जताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के आश्रितों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने के निर्देश दिए। लोकसभा अध्यक्ष ने दुख प्रकट करते हुए ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में दर्दनाक सड़क हादसे में एक परिवार के सदस्यों सहित कई श्रद्धालुओं की मृत्यु अत्यंत हृदयविदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और पीड़ित परिजनों को इस आघात को सहन करने का साहस दे। लोकसभा अध्यक्ष ने पीड़ित परिजनों के लिए संवेदनाएं व्यक्त की। गुरुवार को 5 राज्यों और दिल्ली में लोकसभा की 3 और विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव में मतदान कुल मिलाकर शांतिपूर्ण रहा। इस दौरान त्रिपुरा में सबसे अधिक 76.62% मतदान हुआ। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मतदान 45% से कम रहा, जबकि झारखंड में यह 56 और आंध्र प्रदेश में 67% रहा। उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में 43% मतदान हुआ। दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट पर 2020 के चुनाव में हुए जो मतदान है वो 58.27% रहा और ये इससे भी कम रहा है। असम में बाढ़ की गंभीर स्थिति पर केंद्र सरकार लगातार निगरानी कर रही है और इस चुनौती से निपटने के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है। सैलाब से 54 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। राज्य में मई के मध्य में आई बाढ़ के कारण मरने वालों की संख्या अब 107 हो गई है। राज्य के 36 में से 32 जिलों का बड़ा हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अन्य एजेंसियों ने राज्य भर में 276 नावों की मदद से कुल 3,658 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। प्रभावितों की मदद के लिए वायुसेना ने 250 से अधिक उड़ानें भरी। और असम की जो बाढ़ की स्थिति है उसके मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए मौजूदा स्थिति से अवगत कराया और एक बार फिर हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल की सदस्यता को चुनौती दी गई है। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की जनसुविधा केंद्र को लेकर हुई 21 बैठकों में से केजरीवाल ने 20 में भाग नहीं लिया। केजरीवाल एनडीएमसी की 22 दिसंबर 2021, 7 जनवरी 2022, 23 फरवरी 2022 और 30 मार्च 2022 को हुई 4 बैठकों से लगातार अनुपस्थित रहे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत जातिवादी दुर्व्यवहार सार्वजनिक स्थानों पर नहीं होना चाहिए। इसी के साथ ही अदालत ने लंबित मामलों को रद्द कर दिया। बता दें कि शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बेसमेंट में उसे जाति सूचक शब्द कहे गए थे। इस दौरान उसके सहकर्मी भी मौजूद थे। अदालत ने कहा कि बेसमेंट सार्वजनिक स्थान नहीं हो सकता। दिल्ली में कोरोना वायरस का संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे के दौरान 1934 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 5,755 हो गई है। वहीं संक्रमण की दर 8.10% हो गई है। हालांकि राहत की बात यह है कि पिछले 24 घंटों के दौरान दिल्ली में किसी की मौत का कोई भी मामला सामने नहीं आया है। दिल्ली सरकार ने वाहन से होने वाले प्रदूषण पर अंकुश लगाने के प्रयास के तहत अक्टूबर से फरवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में मध्यम और भारी मालवाहक गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगाने का फैसला किया है। हालांकि उन्होंने कहा कि सब्जियां, फल, अनाज, दूध ऐसी अन्य जरूरी चीजें ढोने वाले वाहनों को राष्ट्रीय राजधानी में आने जाने की अनुमति होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर। 2 दिवसीय ब्रिक्स सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की तरह दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन में शिरकत करेंगे। दूसरे दिन अतिथि देशों के साथ वैश्विक विकास पर एक उच्च स्तरीय बातचीत होगी। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री 23-24 जून को आभासी प्रारूप में चीन द्वारा आयोजित 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इससे पहले ब्रिक्स सम्मेलन के पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स नेताओं से कोविड पश्चात अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण में सहयोग बढ़ाने की अपील की। उन्होंने ब्रिक्स नेताओं के वर्चुअल शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया।
2 दिनों के इस वर्चुअल शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो मौजूद थे। सम्मेलन की थीम वैश्विक विकास के नए दौर के लिए उच्च गुणवत्ता की ब्रिक्स भागीदारी को बढ़ावा। ब्रिक्स देशों में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। वैश्विक स्तर पर महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके अनेक दुष्प्रभाव अभी भी वैश्विक अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था की गवर्नेंस के बारे में हम ब्रिक्स सदस्य देशों का नजरिया काफी समान रहा है और इसलिए हमारा आपसी सहयोग वैश्विक पोस्ट कोविड रिकवरी में उपयोगी योगदान दे सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ताइवान की मैन्युफैक्चरिंग रिंग कंपनी फॉक्सकॉन के चेयरमैन यांग लियू से मुलाकात की और देश में कंपनी की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग रिंग योजनाओं की सराहना की। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा, मैं सेमीकंडक्टर्स सहित भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्षमता के विस्तार की उनकी योजनाओं का स्वागत करता हूं। ईवी निर्माण के लिए हमारा जोर नेट जीरो एनिमेशन की हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है। आपको बता दें कि ताइवान की कंपनी भारत में एक इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बना रही है। अफगानिस्तान में बुधवार के बाद गुरुवार को एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र काबुल से 262 किलोमीटर उत्तर पूर्व था। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.3 मापी गई। इसके बाद अफगानिस्तान में काबुल से 255 किलोमीटर उत्तर पूर्व केंद्र में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर इस भूकंप की तीव्रता 4.4 मापी गई। इस प्राकृतिक आपदा की वजह से अफगानिस्तान के 2 करोड़ लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। यूरोपीय संघ के नेता 27 राष्ट्र ब्लॉक में शामिल होने के लिए यूक्रेन को उम्मीदवार का दर्जा देंगे। पूर्ण सदस्यता की ओर एक लंबी और अप्रत्याशित यात्रा में यह पहला कदम है, जिसे हासिल करने में कई साल लग सकते हैं। रूस से भारत के कच्चे तेल का आयात अप्रैल के बाद से 50 गुना से ज्यादा बढ़ गया है। रूस से भारत आने वाला तेल अब उसके कुल आयात किए गए तेल का 10% है। यानी भारत विदेशों से जितना तेल आयात करता है उसका 10% अब अकेले रूस से आ रहा है। ये आंकड़े इसलिए भी अहम हैं क्योंकि यूक्रेन युद्ध से पहले भारत अपनी जरूरत का केवल 0.2% तेल ही रूस से आयात करता था। पाकिस्तान की आर्थिक हालत बेहद खराब हो गई है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री शरीर रहमान के मुताबिक वो अपना बजट तक अपनी मर्जी से तैयार नहीं कर सकते। अब उनके पास बजट तैयार करने में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की शर्तों को स्वीकार करने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचा है। और इसी के साथ अब आपको बताते हैं आज के दिन से जुड़ी खास गतिविधियां। आज राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य संसद भवन के राज्यसभा चैम्बर में सुबह करीब 10 बजे शपथ लेंगे। इसके अलावा आज लोकसभा की हाउस कमेटी की बैठक संसद भवन परिसर में आयोजित की जाएगी। इस दौरान लोकसभा सांसदों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं से संबंधित मामलों पर चर्चा होगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर केवड़िया में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में युवा मामलों और खेल के प्रभारी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सचिवों के साथ बातचीत करेंगे। और पराक्रम आज की गतिविधियों के बाद अब समय हो गया है कार्यक्रम में एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक पर जाते जाते हम आपके लिए लेकर आए हैं अमेज़न ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की खूबसूरत तस्वीरें। ये नज़ारे आपको प्रकृति की सुंदरता से रूबरू कराएंगे। और ब्रेक के बाद आज के दिन से जुड़ा इतिहास हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ।
फैसले जो बन जाए हकीकत, फैसले जो बन जाए नसीहत, फैसले जो आपका जीवन बदल दें, फैसले जो आपको बेहतर कल दें। कैबिनेट के फैसलों की सही तस्वीर। कैबिनेट दिस वीक सिर्फ संसद टीवी पर। हेलो इंडिया ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और शालिनी, जैसा कि हमने बताया था कि अब समय आज के दिन से जुड़ा इतिहास, तो आज इतिहास के पन्नों में क्या खास है? पराक्रम, अब पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जान लेते हैं कि आज के दिन से क्या कुछ खास घटनाएं जुड़ी हुई हैं। 24 जून वर्ष 1869 को महान क्रांतिकारी दामोदर हरि चापेकर का जन्म महाराष्ट्र के पुणे में हुआ। इनके दो और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। इन तीनों भाइयों ने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। ये तीनों भाई इतिहास में संयुक्त रूप से चापेकर बंधु नाम से जाने जाते हैं। 24 जून वर्ष 1983 में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सैली क्रिस्टेल राइट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष से पृथ्वी पर वापस लौटी। 18 जून वर्ष 1983 को सैली राइट अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली अमेरिकी महिला बनी। वर्ष 1978 में सैली नासा से जुड़ी थीं। इस अंतरिक्ष यात्रा में राइट ने फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर काम किया। सैली ने अंतरिक्ष में यान से जुड़ी एक 50 फुट लंबी यांत्रिक बाह को संभालने का काम भी किया। इस यांत्रिक बाह का काम बाहर घूम रहे उपग्रहों को पकड़कर खींचना भी था ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। ये अपने किस्म का पहला प्रयोग था। राइट ने इस बाह को डिजाइन करने में भी अपना योगदान दिया। तुम कॉम्प्लेक्स देने की कोशिश। पराक्रम, अब बात कर लेते हैं आज के दिन की। आज यानी कि 24 जून को मनाया जाता है पासपोर्ट सेवा दिवस। और वैसे पासपोर्ट का काफी अहम स्थान हो जाता है अगर हम बाहर घूमने की यानी देश से बाहर जाने की इच्छा रखते हैं तो। बिल्कुल, दरअसल पासपोर्ट शालिनी हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है और वो हमारी आइडेंटिटी में भी कई जगह पर बहुत काम आता है। और जैसा कि जिक्र किया शालिनी ने कि कहीं भी आपको बाहर जाना है तो उसमें पासपोर्ट की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। तो आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि पासपोर्ट सेवा दिवस आखिर मनाया क्यों जाता है, इससे मनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे मनाए जाने के पीछे कारण क्या है। 24 जून 1967 को पासपोर्ट अधिनियम का विनियमन हुआ था। पासपोर्ट उस सरकारी दस्तावेज को कहा जाता है जो आपकी नागरिकता को और विदेशों में आपकी पहचान को प्रमाणित करता है। आज भारत सरकार की तरफ से चिप युक्त ई पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है। इससे भारतीय यात्रियों की सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी। ई पासपोर्ट के चिप्स में आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण को स्टोर किया जाएगा और उन्हें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। इन चिप्स में 64 KB का मेमोरी स्पेस होगा, जिसमें करीब 30 अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं को स्टोर किया जा सकता है। इस बात की जानकारी खुद विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 4 फरवरी 2022 को लोकसभा में सत्र के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में दी। Is to make it easier, smoother to travel and also ensure better security of the data of the passport holder. So what the e-passport has is both the data on the sheet like a regular passport as well as the data with the photograph on an inlay sheet which is put in the back cover of the passport. Now in terms of the data security, the data is put into the chip through a personalization process, and this of course is then used for a specialized printer to print it. Then there is a establishment of a public key infrastructure which will do a digital signature. That digital signature is of the issuing country. So it's like a certifying authority. There is a company which is specialized which will do this on behalf of Government of India. पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं को बताता है। इस अधिनियम ने 1920 में बने नियम का स्थान लिया था। पासपोर्ट कई प्रकार के होते हैं, जैसे सामान्य यानी कि नॉर्मल पासपोर्ट, आधिकारिक पासपोर्ट और राजनयिक पासपोर्ट। 90 के दशक में पासपोर्ट बनवाने में लोगों को कई तरह की परेशानियां और लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन मौजूदा समय में पासपोर्ट बनवाना काफी आसान हो गया है और यही पासपोर्ट सेवा दिवस का उद्देश्य भी है।
और शालिनी, सबसे अच्छी बात यह है कि सरकार ने पासपोर्ट को आवेदन की जो प्रक्रिया है उसको बहुत सरल और बहुत आसान बना दिया है। बिल्कुल और अब पराक्रम, बहुत और कम दिनों में आपका पासपोर्ट आपके हाथ में, आपके घर के पते पर आपके पास हो सकता है। यानी पहले से स्थिति बहुत बदल चुकी है। पहले लंबी लंबी लाइनों में लग के पासपोर्ट बिल्कुल। लेना पड़ता था। पुलिस अब ये वेरिफिकेशन में प्रक्रिया बहुत लंबा इतनी समय देना आसान होता हो था। गई है कि जिसको चाहिए पासपोर्ट उसको बड़ी आसानी से मिल सकता है और सरकार लगातार इसमें बेहतरी के प्रयास कर रही है। बिल्कुल, और पासपोर्ट की एप्लीकेशन के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं पॉजिटिव स्टोरी की। शालिनी, बहुत सारे कोट्स हम सुनते आए हैं सकारात्मक खबरों के लिए। उन्हीं में से एक है, कौन कहता है कि आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, अगर आपका लक्ष्य स्पष्ट है और उसे हासिल करने के लिए अपनी पूरी तत्परता से आप जुट जाते हैं तो लाख चुनौतियां भी उसे हासिल करने से आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल पराक्रम, और कुछ ऐसा ही कर दिखाया है नागपुर की एक होनहार लड़की प्राजक्ता ने। क्यों सुर्खियों में छाई है प्राजक्ता और उन्होंने ऐसा क्या कुछ किया है जिसकी वजह से वो सुर्खियों में बनी हुई हैं, ये सब कुछ जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अगर आपका इरादा पक्का और मंजिल स्पष्ट हो तो कोई भी कमी आपको सफलता हासिल करने से नहीं रोक सकती। इसे एक बार फिर साबित किया है नागपुर की प्राजक्ता दुबे ने। कोरोना काल और पिता की खराब आर्थिक स्थिति के बावजूद प्राजक्ता ने एसएससी की परीक्षा में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन किया है। प्राजक्ता अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को ही देती हैं। मेरे पेरेंट्स और मेरे टीचर्स, और वो कोरोना का जो पीरियड था उसमें थोड़ा सभी स्टूडेंट्स को थोड़ा स्ट्रेस था एंड उस साल सब स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम भी कैंसिल थे, तो बहुत सारे लोग बोलने वाले थे कि इस बार भी एग्ज़ाम कैंसिल होगी वगैरह, लेकिन यानी घर वालों ने मुझे यानी इनकरेज किया कि इस बार होगी एग्ज़ाम वगैरह, तो अच्छे से पढ़ाई करो। प्राजक्ता के पिता चाय की रेहड़ी लगाते हैं। इसी रेहड़ी से होने वाली आमदनी से परिवार का बमुश्किल भरण पोषण होता है। गरीबी से लगातार लड़ते पिता अपनी बेटी पर शायद ही ध्यान दे पाते थे। इसका उन्हें मलाल भी रहा। हालांकि बेटी की पढ़ाई पूरी हो इसकी कोशिश ये लगातार करते रहे। जिस तरह का माहौल अपन देना चाहते थे उस तरह का माहौल उसको मिला नहीं। पढ़ाई के कारण मैं दिन भर अपने बिजी रहने के कारण उसकी तरफ उतना ध्यान नहीं दे पाया। जैसे ही पढ़ना है वैसे ही पढ़ो, मैंने उनको सलाह दिया। ऐसी नहीं है कि नहीं पढ़ाई करना है तो कोई टेंशन नहीं है, परसेंटेज कम भी मिलते हैं तो अपने को कोई इतना ये लेना देना नहीं है, पढ़ाई करो। लेकिन फिर भी उसने अपने पढ़ाई की तरफ बराबर ध्यान दिया और बराबर अपना टाइमिंग फिक्स किया कि जब भी थोड़ा सा वातावरण शांत होता है तब मैं पढ़ाई करूँगी करके, और उसने अपने परसेंटेज लाया। फिलहाल एसएससी टॉप करने के बाद प्राजक्ता का लक्ष्य साइंस की लाइन में आगे बढ़ने का है। आगे मैं साइंस फील्ड में करियर करना चाहती हूँ, 11th 12th एंड JEE एंड देन IIT। जिन चुनौतियों के बीच प्राजक्ता ने कामयाबी हासिल की है वो हमारे आसपास कहीं भी देखी जा सकती है। जरूरत है इस कहानी को नजीर बनाने की, मिसाल बनाने की, ताकि हमारे बीच और प्राजक्ता जन्म लें और आगे बढ़ें। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसद टीवी। पराक्रम, इरादे अगर पक्के हों तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है और हम हेलो इंडिया में कुछ ऐसी ही सकारात्मक कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं जो हर किसी को प्रेरणा देती हैं। बिल्कुल, और प्राजक्ता की कहानी भी यही है और ये बताती है कि हमारे देश की बेटियां किसी से कम नहीं है। और इसी के साथ आपको बता दें कि हेलो इंडिया को आप सनसद टीवी के अलावा सनसद टीवी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। आप अपना ये पसंदीदा प्रोग्राम टीवी के अलावा यूट्यूब, फेसबुक पर भी देख सकते हैं। साथ ही सनसद टीवी को ट्विटर के जरिए और इंस्टाग्राम पर भी हम उपलब्ध हैं। और पराक्रम, हेलो इंडिया में हम जो भी न्यूज़ यू कैन यूज़ दिखाते हैं, आपके काम की खबर और पॉजिटिव स्टोरीज और इसके अलावा खबरें भी, वो सभी सनसद टीवी के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। वहां पर आप इन्हें ज़रूर देखें और सनसद टीवी की आईडी को ज़रूर फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप अपनी प्रतिक्रियाएं भी ज़रूर हमारे साथ साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। इसी के साथ शालिनी, जाते जाते, चूंकि हम कोशिश हमारी ऐसी होती है कि सुंदर नज़ारे, सुंदर तस्वीरें हम दर्शकों के सामने लेकर आए, तो साथ ही पराक्रम, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हमारे दर्शकों की जो सुबह को शानदार बनाएं, कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे आपके सामने लेकर आएं कि आपका मन खुश हो जाए। बिल्कुल, और आज जाते जाते आपको वर्ल्ड ऑफ बर्ड्स
यानी कि पंछियों की खूबसूरत दुनिया में लेकर चलते हैं। ये बेजुबान जरूर हैं, लेकिन इनकी अपनी भाषा है। क्यों शालिनी? बिल्कुल पराक्रम, इनकी अपनी भावनाएं हैं और इनमें प्रेम भी है। ईश्वर की बनाई गई पक्षियों की सुंदर दुनिया की सैर आपको कराते हैं आज के दिन, और मुझे लगता है पराक्रम, ये नज़ारे देखने के बाद हमारे सभी दर्शकों की दिन की शुरुआत हो जाएगी बहुत ही शानदार। बिल्कुल, तो आपका दिन भी अच्छा बीते, ऐसी हम कामना करते हैं। इसी के साथ हेलो इंडिया में आज के लिए इतना ही। मुझे और शालिनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।